अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूं नाज़िया अकरम। कहीं पे दो पहाड़ थे, हजारों फीट ऊंचे। उन पहाड़ों के शुमाल में एक 90 साला बूढ़ा रहता था। सब उसे बेवकूफ कहते थे। उसे कहीं आने जाने में बहुत ही लंबा चक्कर काटना पड़ता था। एक रोज उसने सारे कुंबे को इकट्ठा किया और कहा कि क्यों ना हम इन पहाड़ों को खोद कर जमीन के बराबर कर दें। सब घर वाले उसकी बात मानकर चुनाचा वह रोज पहाड़ खोदते और उसका मलबा उठाकर जुनूब की जानिब दरिया में फेंक आते। ये खासा तवील और थका देने वाला काम था। एक दिन एक अक्लमंद शख्स ने उन्हें समझाया कि भाई ये बेवकूफी है, इस तरीके से पहाड़ को हटाया नहीं जा सकता। तुम मर खप जाओगे तब भी ये अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगा। बूढ़े ने जवाब दिया, क्या हुआ जो मैं मर जाऊंगा तो? भाई मेरे बाद मेरे बच्चे और फिर उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे भी ये काम पूरा करते रहेंगे। अक्लमंद शख्स समझ गया कि भाई भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं। तो जनाब, इसके साथ ही हम देखते हैं आज के प्रोग्राम की चंद झलकियां। आज मेरी धरती मेरी दुनिया में मलका कोहसार में सयाहों का हुजूम। आप हुकूमत को क्या मशवरा देंगे? नौजवानों का खताती की तरफ रुझान। मेलों पर तो हल्ला मचाते लोगों का हजूम देखने में आता है और सुनने को भी मिलता है, लेकिन आज हम आपको ऐसे बरसों पुराने खेल के बारे में बता रहे हैं जो किसी शहर या कस्बे में खेला जाता तो दूर दूर से उसे देखने के लिए लोग ऐसे उमड़ आते जैसे कोई मेला लगा हो। जी हाँ, ये खेल था दंगल, जिसे खेलने के लिए मैदान में बड़े बड़े पहलवान उतरते और लोग दम साधे उनके दरमियान धींगा मुश्ती का मंजर देखते। ये खेल एक जमाने में मुल्क भर की रौनक हुआ करता था, मगर अब दंगल होता है महंगाई के मारे परेशान हाल लोगों के दरमियान या फिर सियासी अखाड़े में। खैर, देखते हैं कि उबैद शाह हमें कौन सा वाला दंगल दिखा रहे हैं। दंगल, जो कि कुश्ती के नाम से भी जाना जाता है, राजा महाराजा दौर में परवान चढ़ा। दंगल खेलने वाले पहलवान कहलाते हैं जो कि अपनी खुराक पर खास तवज्जो देकर खुद को सेहतमंद रखते हैं, जिसमें दूध, दही, मक्खन, घी और बादाम शामिल हैं। दंगल हमारा सकाफती खेल है, लेकिन अदम तवज्जो के बाइस इसके लिए कोई भी मखसूस स्टेडियम नहीं। गामा पहलवान जो हिंदो पाक के रुस्तमे ज़मां थे, पूरी दुनिया के गामा पहलवान जो हमारे थे अनबीटेबल थे, कभी आज तक वो शिकस्त नहीं खाई उन्होंने। उसके बाद हमारे भोलू पहलवान हैं, अजीम पहलवान रुस्तमे ज़मां भोलू पहलवान, वो भी पूरे वर्ल्ड के चैम्पियन थे। वो भी कभी अपनी ज़िंदगी में कभी कोई फाइट नहीं हारे। उनके साहबजादे हमारे साथ बैठे हैं, नासिर भोलू, अलमशहूर भोलू पहलवान के साहबजादे। तो इन नामों को ज़िंदा करने के लिए, फिर इस कल्चर को ज़िंदा करने के लिए, इन कुश्तियों को ज़िंदा करने के लिए हमने ये बेड़ा उठाया और मैं आज बड़ा सुरखरू हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि माशाल्लाह ये मैदान वापस उसी तरह सज रहे हैं, अखाड़े भी आबाद हो रहे हैं और इनकी जो नीड्स हैं, इनकी ज़रूरियात है, उसके लिए मैं वज़ीर आला साहब से गुजारिश करूंगा कि इनकी जो छोटी छोटी ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया जाए। दंगल अखाड़े में होता है जो कि नरम मिट्टी का बना फर्शनुमा चबूतरा है। बर्रे सगीर में दंगल के कुछ बड़े नाम जो कि लाहौर में पैदा हुए, इनमें रुस्तमे ज़मां गामा पहलवान, भोलू पहलवान, रुस्तमे हिंद इमाम बख्श, बिल्ला पहलवान, काला पहलवान, झारा पहलवान और अच्छा पहलवान नुमाया है। भोलू पहलवान को 1964 में रुस्तमे पाकिस्तान के खिताब से नवाजा गया और सदर अयूब खान की जानिब से उन्हें 20 कनाल जमीन बतौर तोहफा भी दी गई। गामा पहलवान, जिनका असली नाम गुलाम मोहम्मद था, अमृतसर में पैदा हुए। रुस्तमे ज़मां गामा पहलवान ने मगरिबी पहलवान ज़ेबिस्को को सिर्फ 3 मिनट में हराकर दंगल की बाजी जीत ली। रुस्तमे पाकिस्तान दंगल कराची में सन 1952 में हुआ था, जिसमें नसीर भोलू ने यूनुस पहलवान को शिकस्त दी थी। इसके 58 साल के तवील वक्फे के बाद कराची में रुस्तमे पाकिस्तान दंगल असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में मुनक्किद हुआ, जिसमें शिरकत करने वाले तमाम पहलवानों को बग्घी पर कराची की सैर कराई गई और इनका इस्तकबाल ढोल की थाप पर पुरजोश और शानदार तरीके से किया गया।
इस दंगल में रुस्तमे पाकिस्तान उस्मान मजीद पहलवान ने हामिद खान को हराया और बाजी जीत ली। भोलू पहलवान जो कि रुस्तमे ज़मां थे, उनकी याद में इकबाल पार्क स्टेडियम में एक दंगल मुनक्किद हुआ जिसका टाइटल शेर पंजाब था। अवाम की भरपूर शिरकत ने इस बात का सबूत दिया कि ये खेल आज भी लोग उसी जोशो जज्बे से देखना चाहते हैं जैसे ये पहले मुकाम पर था। ढोल की थाप ने पहलवानों और अवाम को मजीद पुरजोश किया। अखाड़े में बड़े तो बड़े, छोटे पहलवानों का जोश भी किसी से कम न रहा और वो भी अपने मखसूस अंदाज में अखाड़े में खेलते नजर आए। जोश सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुआ, एक नन्हे पहलवान ने भी अपना जोश दिखाकर साबित कर दिया कि वो भी किसी से कम नहीं। पहलवान अखाड़े में आने से पहले अपने उस्ताद से इजाजत लेता है और फिर एक मखसूस अंदाज में अखाड़े की तरफ बढ़ता है जो कि तमाशाइयों की तवज्जो का मरकज बनता है। शेर पंजाब दंगल में बड़ा मुकाबला शाहिद खोएवाला पहलवान का नादिर डार पहलवान से हुआ जो कि निहायत दिलचस्प था और तमाशाइयों ने हर दाव पर तालियां बजाकर पहलवानों की हौसला अफजाई की। ढोल की मुसलसल थाप ने भी मुकाबले में खूब रंग जमाया। दंगल हमारा सकाफती खेल है जो कि अदम तवज्जो की वजह से जवाल पजीर हो रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि इस खेल को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत इक़दामात करे जिससे ये खेल अपना मकाम दोबारा हासिल कर सके। कैमरा टीम के साथ सैयद उबैद अली शाह, दुनिया न्यूज़, लाहौर। अब वक्त तो है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाते जाते भी एक काम करते जाते हैं। सुनते हैं शहर शहर की खबरें। कोह सुलेमान पर होने वाली शदीद बारिश के बाद डेरा गाजी खान के 3 पहाड़ी नालों में तुग़यानी से दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। हजारों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें तबाह और मुतअद्दिद मकानात मुनहदिम हो जाने के बाद मुतासिरीन अपनी मदद आप के तहत महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। इन देहातों के 200 से जायद बस्तियां सैलाबी पानी में घिरी हुई हैं, जबकि कई मकानात को भी नुकसान पहुंचा। राब्ता सड़कें बह जाने से कई इलाकों का जमीनी राब्ता भी मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है। हैदराबाद में डकैतियों और नकबजनी के खिलाफ अनाज मंडी के ताजरों ने पुलिस के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल की और एहतजाजी मुजाहरा भी किया। हैदराबाद के मसरूफ तरीन कारोबारी मरकज अनाज मंडी में 16 दुकानों में नकबजनी की वारदात के खिलाफ ताजरों ने कारोबार बंद करके पुलिस के खिलाफ हड़ताल की और टायर भी नजर आतिश किए। ताजरों ने बताया कि अनाज मंडी में लूट मार और नकबजनी की वारदातें आम हो गई हैं, जिस पर इलाका पुलिस ने खामोशी इख्तियार कर रखी है और आला पुलिस अफसरान इन शिकायत के बावजूद कोई पुरसाने हाल नहीं है। हासिलपुर गर्मी और लोड शेडिंग से तंग अवाम दूर दराज का सफर करके नहाने के लिए स्विमिंग पूल का रुख करने लगे। गर्मी की शिद्दत और 20-20 घंटे बिजली की लोड शेडिंग ने अवाम का जीना दो भर कर दिया है। कारोबार जिंदगी मफलूज होकर रह गया, जिसकी वजह से बूढ़े, जवान और बच्चे स्विमिंग पूल का रुख करने पर मजबूर हो गए हैं। पूल पर आए लोगों ने बताया कि सारा दिन बिजली आती नहीं है और गर्मी की वजह से घरों और दुकानों पर वक्त नहीं गुजरता, इसलिए हम लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ आकर कुछ सुकून महसूस करते हैं। मंडी बहाउद्दीन में ट्रैफिक कवानीन से आगही से मुनक्कदा सेमिनार से खिताब करते हुए एसपी ट्रैफिक ने कहा कि अवाम ट्रैफिक कवानीन का खुद भी एहतराम करें और दूसरों को भी करने की तलकीन करें ताकि हादसा समेत दीगर मुआशरती मसाइल का भी खात्मा किया जा सके। अवाम गाड़ियों का नंबर लगाएं ताकि जराइम पेशा अफराद पर कड़ी नजर रखी जा सके। बाद अज़ां TMA हाल मंडी बहाउद्दीन से एक वॉक का भी एहतमाम किया गया। वॉक मुख्तलिफ सड़कों से होती हुई सैनमा ग्राउंड के बाहर जाकर ट्रैफिक पुलिस के आगही कैंप के सामने इख्तिताम पजीर हो गई। मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। पाकिस्तानी वाकई जिंदा कौम है। अपनी जिंदा दिली का अंदाजा इस बात से लगाइए कि जनाब कोई भी मौका हो उस पर खुले दिल से अपने जज्बात का इजहार करते हैं। उर्स की मिसाल ही ले लें। सूफी बुजुर्गों के उर्स पर यूं तो इबादत की जाती है, दुआएं और मिन्नतें मानी जाती हैं। अब कुछ लोग तो उर्स के मौका पर इबादत ही करते हैं, जबकि बहुत सारे लोग इस मौके को एंजॉय करते हैं किसी और तरीके से, मसलन ढोल बजाकर, धमाल डालकर, भंडारे खाकर और खिलाकर। ये सब रौनकें बुजुर्गों के मिजारों के दम से ही हैं। भलवाल में भी एक उर्स था हजरत सलमान नूरी हजूरी का। देखते हैं इस रिपोर्ट में। चंद रोज कबल भलवाल में हजरत सही सलमान नूरी हजूरी का
999वां उर्स हुआ। तकरीबात का आगाज दरबार आलिया के गुसल और चादर पोशी से हुआ। सज्जादा नशीं साहबजादा पीर मोहम्मद हुसैन गिलानी ने अपने दस्ते मुबारक से मजार को गुसल दिया। इस मौके पर पीर मतलूब हुसैन और अकीदतमंदों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। गुसल और चादर पोशी के बाद दुआ करवाई गई। ढोल की थाप पर अकीदतमंदों ने धमाल डाली। दूर दराज इलाकों से आए लोगों ने दरबार पर चादरें चढ़ाईं और दुआएं की। उसके मौके पर कवालियों का भी एहतमाम किया गया। हजरत सलमान नूरी हजूरी 914 हिजरी में पैदा हुए और आपने वली वक्त हजरत बाबा साद सरकार खुशाब के दस्ते मुबारक पर बैत की और पुराना भलवाल को अपना मस्कन बनाया। आपके खलीफा हजरत सैयद नौशागंज बख्श कादरी को बुलंद मकाम हासिल है। हजरत सैयद नौशागंज बख्श कादरी का मजार अड़मल शरीफ में वाक़ है, लेकिन हजरत नौशागंज बख्श कादरी का चिल्लागाह बतौर यादगार अभी भी दरबार हजरत सखी सुलेमान नूरी हजूरी में मौजूद है। दरबार के साथ भैंस के पाँव के निशान से पानी उबर आया था, जिसको लाख कोशिश के बावजूद बंद न किया जा सका। एक रिवायत के मुताबिक मिर्जा जट भी आपकी दुआ से पैदा हुआ था। आपका विसाल 1012 हिजरी को हुआ। 5 हाड़ को आपका सालाना उर्स होता है, जो 3 रोज तक जारी रहता है। 3 रोजा उर्स की तकरीबात में मेले ठेले, मिठाई, मिट्टी के बर्तन, खिलौनों की दुकानें होती हैं और लंगर भी तकसीम किया जाता है। गर्मियों की छुट्टियां हो तो बैठे बिठाए इंसान का दिल करता है सैर सपाटे करने को। ऐसे में जिनकी जेब इजाजत देती है वो तो रुख करते हैं यूरोपीय ममालिक का, मसलन लंदन चले गए, पेरिस चले गए, स्विट्जरलैंड चले गए। और जिनकी जेब इजाजत नहीं देती, जाते तो वो भी स्विट्जरलैंड ही है, मगर पाकिस्तान के। भाई पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज किसी स्विट्जरलैंड से कम तो नहीं है ना। मरी को ही देख लें। और खैर अब ऐसी बात भी नहीं कि मरी सिर्फ गरीब ही जाते हैं। मरी इतना खूबसूरत शहर है कि हर तबके के लोग वहां जाने को तरजीह देते हैं। आए मरी की खूबसूरती एंजॉय करते हैं इस रिपोर्ट से। इस्लामाबाद से तकरीबन 1 घंटे की मुसाफिरत पर कुदरत के हसीन तरीन मनाजिर और बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान मलका कोहसार मरी वाक़या है। जो अपने बेपनाह हुस्न और पुरफिजा माहौल की वजह से हर खासो आम को यहां आने पर मजबूर करता है। यही वजह है कि 1851 में बरतानवी साम्राज्य ने मरी को एक खूबसूरत तफरीह गाह बनाने का फैसला किया, मगर 1947 में आजादी पाकिस्तान तक मरी की मशहूर माल रोड पर किसी गैर बरतानवी बाशिंदे को आने की इजाजत न थी। मौसम गर्मा में मुल्क भर से गर्मी के सताए लोग बहुत बड़ी तादाद में मरी का रुख करते हैं। और अपने बच्चों और अहले खाना के साथ इस माहौल में खो जाते हैं। वेदर एंजॉय करने के लिए, गर्मी से निकलने के लिए, एनवायरनमेंट है, पहाड़ हैं, अच्छा मौसम है, क्राउड अच्छा है। कराची में तो बहुत लाइटें जाती थी, गर्मी भी है, इधर अच्छा था, मौसम भी अच्छा है। बहुत दफ़ा आ चुके हैं, आई गेस बचपन से, छोटे होते से आ रहे हैं बहुत। यहाँ का वेदर, यहाँ का सीनरी और यहाँ की जो अट्रैक्टिव चीज़ें हैं उसकी वजह से हम लोग मर जाते हैं। सयाहों की इतनी बड़ी तादाद में आमद मकामी होटलों और दुकानदारों की चांदी कर देती है, जिससे ये लोग हद्दुल इम्कान फायदा भी उठाते हैं। यहाँ पे होटलिंग के जो किराए हैं बहुत ज्यादा हैं, तो वो थोड़ा सा उनको करना चाहिए। उसके हवाले से गवर्नमेंट को कुछ थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। मतलब में ये प्रॉब्लम है कि यहाँ महंगाई बहुत है, क्योंकि कमरों के इतने रेट्स हैं, खाने पीने में महंगाई है। सयाहों के जम्मे गफीर को संभालने में इंतजामिया को मुश्किलात भी दरपेश हैं, जिनका तज़किरा वो यूं कर रहे हैं।
ट्रैफिक रेगुलर रहती है, लेकिन लाइनें इतनी लंबी होती हैं कि ट्रैफिक को कंट्रोल करना भी बाज़ टाइम मुश्किल हो जाता है क्योंकि पार्किंग नहीं है। होटल महंगे हैं, सहूलतें हैं नहीं, पानी नहीं है, रोड साफ नहीं है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। आई थिंक द पार्किंग्स, रोड्स, इसका थोड़ा प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा इशू है इस चीज़ का। मुश्किलात जो भी हों, ये कुदरती हुस्न और पुरफिजा मकाम सयाहों के जनून और मरी से उल्फत को किसी तौर कम नहीं कर सकता। पाकिस्तान का सबसे कीमती असासा जो है वो मरी है। मरी में लोग सियाहत के लिए आते हैं और इधर इतने लोग इस वक्त हैं कि जम्मे के फीद जैसा समा मार रोड पर नजर आ रहा है। इन तफरीही मकामात और हसीन तरीन मनाजिर को उजागर करके हम सयाहत को फरोग दे सकते हैं और कसीर ज़रे मबादला भी कमाया जा सकता है। अगर हम अच्छा इमेज देंगे, हम इसकी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया पे दिखाएंगे, पॉजिटिविटी क्रिएट करेंगे, तो ऑब्वियसली वो अच्छा पॉजिटिव इमेज आएगा, तो ऑब्वियसली दे वुड लव टू कम पाकिस्तान। पाकिस्तान में मरी जैसे पुरफिजा तफरीही मकामात मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि चंद बुनियादी सहूलियात की फराहमी और सिक्योरिटी खदशात को दूर करके सयाहत को मजीद फरोग दिया जा सकता है। कैमरामैन सलमान मुबारक के साथ मुर्तज़ा ज़ैदी, दुनिया न्यूज़, मरी। कहते हैं कि हंसने से इंसान का सैरो खून बढ़ता है। अब तो माहिरीन ने भी तहकीक से साबित कर दिया है कि खुश रहने वाले लोग तंदुरुस्त रहते हैं और लंबी उम्र पाते हैं। तो जनाब, जब लंबी उम्र का राज इतने से काम में है तो क्यों ना हर रोज ये काम कर लिया जाए। भाई हर रोज ही क्यों, हर घड़ी इंसान को खुशबाश और हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। और अभी यही काम हम भी करते हैं और देखते हैं ये वीडियो। जी जनाब, अब क्यों ना ब्रेक ले ली जाए। अरे भाई छोटी सी, कहीं मत जाएगा। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। मेरी धरती मेरी दुनिया में एक दफा फिर से वेलकम बैक। जी जनाब, अब वक्त है आधी मुलाकात का, यानी कि आपके फीडबैक बताने का। तो देखते हैं आज हमें किस किस ने याद किया है। तो जनाब, हमारी याद आई है नादिया को सियालकोट से, और नादिया कहती हैं कि नाजिया आपी, हम आपको बहुत मिस करते हैं, खास तौर पर हफ्ते और इतवार को, क्योंकि उस दिन प्रोग्राम नहीं लगता। आप यूं करें कि इन दिनों में कोई पुराना प्रोग्राम ही दिखा दिया करें। गुलजार शाह ने मैसेज किया है एमनाबाद से, और गुलजार कहते हैं कि नाजिया आपका आउटडोर प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। जब आप आउटडोर होती हैं तो वाकई में लगता है कि प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के हवाले से ही है, लेकिन जब इंडोर प्रोग्राम होता है तो एक ही सेट देख देख कर हम बोर हो जाते हैं। या तो आप सेट के कलर्स थोड़े से ब्राइट कर लें या फिर आउटडोर प्रोग्राम ही किया करें। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया गुलजार, आपने बहुत अच्छी जो है हमें सजेशन दी है। तो जी जनाब, इसके अलावा हमें मैसेज किया है आसिफ गोंदल ने सरगोदा से, और आसिफ कहते हैं कि उन्हें मेरा शहर वाला सेगमेंट बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें हर सेलिब्रिटी अपने शहर के बारे में मुनफरिद बातें बताती है, और मैं भी हूँ, सेगमेंट तो बहुत ही आला है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ आपका। जनाब, ये था आपका फीडबैक। हमें आपसे मुलाकात करके खुशी होती है, यूं ही अपना फीडबैक देते रहिएगा। अगर आपको किसी से मदद दरकार हो तो क्या होता है भला? भाई जिससे मदद मांगी जाए, मदद की जाए, बजाय वहां से मशवरा मिलता है, और मदद ना भी मांगी जाए तो तब भी मशवरा मुफ्त हाजिर होता है। खैर, एक मशवरा ही है जो हम किसी को मुफ्त दे सकते हैं, चाहे उल्टा ही क्यों ना हो। लेकिन आजकल लोग बड़े होशियार हो गए हैं, किसी के मशवरे पर अमल किया जाए वैसे ऐसा कम ही होता है। अब देखिए ना, अवाम हुकूमत को कितने मशवरे देती है, लेकिन हुकूमत की अक्लमंदी देखें, वो इन मशवरों पर कान ही नहीं धरती। फिर भी मशवरे देने का अमल तो खैर जारी ही रहता है, और हुक्मरानों को आप क्या मशवरा देना चाहते हैं? सुनते हैं जो आप कहते हैं। मुल्क की सूरत हाल पे गौर करें। बिजली का बहरान, बलूचिस्तान की सूरत हाल, कराची के हालात और इस तरह के जो दीगर मामला हैं उन पर तवज्जो दें। बिजली नहीं मिलती, आटा नहीं मिलता, घी नहीं मिलता, LPG हर रोज़ 5 रुपये बढ़ जाती, तो उसके ऊपर तवज्जो दें।
पूरी कौम परेशान हो रही है, पूरी कौम जलीलो ख्वार हो रही है, मसाइल में पूरा मुल्क घिरा हुआ है, कोई किसी जगह पे कोई सुकून नहीं, इतने हालात ख़राब हो चुके हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। अब ये जो जितनी कॉम्प्लिकेशनें बढ़ रही हैं या जितने हालात ख़राब हो रहे हैं, इसमें अवाम का ही नुकसान होना है, किसी का कुछ नहीं जाना, ना अमेरिका का कुछ जाना, ना किसी और का कुछ जाना। में जो मौजूदा हुक्मरान है ना, इनमें मैं समझता हूँ कि एक तो अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है, फिर उसके बाद चेक एंड कंट्रोल का कुछ सबक नहीं इनके पास। इनके पास यही है कि जितना भी कौम को बेवकूफ़ बना सकते हो बनाओ, लूटो और भाग जाओ। अवाम जिस कदर तंग आ चुके हैं, हर लिहाज से हर तरीके से उनको तंग किया जा रहा है, उनका पानी बंद है। मैं अपने फैसल टाउन की अर्ज़ करता हूँ कि जुमे के दिन नमाज के वक़्त कभी किसी को पानी नहीं मिला। मस्जिद में जाके हम वज़ू करते हैं, सुबह 5 बजे ना नहाने के लिए पानी है, ना वज़ू के लिए पानी है। बेरोज़गारी है, लॉलेसनेस है, अफरा तफरी है, उन्हें कत्तन कोई कंसर्न नहीं है, कोई रोज़ खुदकशियाँ हो रही हैं। वो कहते हो बजाय लूट खसूट करने के कुछ अवाम का ख्याल करें। ये टैक्सेस दिन ब दिन बढ़ाए जाते हैं। जब से ये आए हैं 37% इन्होंने 37 रुपये पर लीटर पेट्रोल महंगा किया है, सिर्फ अपने ख़जाने के लिए। अपने इनकी इमारत फिर बढ़ गई हैं, प्रेसिडेंसी हाउस का खर्च बढ़ गया है, प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्च बन गया है। कंपैरेटिवली ये जो सड़कों पे गरीब भूखे मर रहे हैं, इनका ख्याल करें। देखें, मसाइल ही मसाइल हैं, एक मसला नहीं है, मसाइल हैं सारे। कि कोई भी मुझे बताएं कि ना किसी की इज्जत महफूज है, ना किसी की जान महफूज है इस मुल्क के अंदर, तो क्या है, किस बात की हुक्मरानी है? सिक्योरिटी ही नहीं है। सबसे पहली बात, बिजली आपको नहीं मिलती, टैक्स आप दे रहे हैं, टैक्स नहीं लिए जाते। टैक्स आपका अगर 50,000 टैक्स बनता है, टैक्स वाले आपको कहेंगे कि 10,000 दे दो, हमें 5,000 जमा करा दो, बाकी खा लो। हुक्मरानों को मैं तो यही मशवरा दूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन जो है, सिचुएशन जो है मुल्क में, जितनी डिप्रेशन फैला हुआ है, इसके बारे में लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। इसके अलावा कोई और सलूशन नहीं है, हर तरफ डिप्रेशन ही है, और नहीं तो फिर अपने घरों को चले जाएं। नहीं, इसके अलावा लोगों के और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, उसके अलावा नौजवानों के जॉब्स हैं, डिप्रेशन है नौजवान नस्ल में, उनके पास करने को कुछ नहीं है। बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, ऐसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, वो सड़कों पर फिर रहे हैं, उनके पास करने को कुछ नहीं है, जॉब्स नहीं है। जिन लोगों से वोट लेते हैं, जिन लोगों की वजह से ये ऐशो आराम में रहते हैं, खुदा के वास्ते उनका भी कुछ ख्याल करें, उनका भी कुछ सोचें। वो मर गए हैं महंगाई में, लोड शेडिंग में, दहशतगर्दी में, उनका बड़ा बुरा हाल है। यही वो लोग हैं जो आपको ऐवानों में पहुँचाते हैं, यही वो लोग हैं जो आपकी इज़्ज़त बढ़ाते हैं। खुदा रा इनकी इज़्ज़त का ख्याल करें और कुछ खुदा का खौफ कर लें। इस दुनिया से आगे भी कोई जहान। हुक्मरान तो अवाम की ना आवाज़ सुनने को तैयार है, ना हमारे मसाइल देखने को तैयार हैं, और ना ही वो हमें कुछ समझते हैं। क्योंकि अगर वो हमें कुछ समझेंगे तो कुछ हमारे मसाइल हल करेंगे ना। वो तो अपने कामों में लगे हुए हैं अपना। इस वक्त हुक्मरान समझता हूँ कि हुक्मरान सिर्फ अपनी हुक्मरानी के लिए बैठे हुए हैं, अवाम के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा। आप कोई सूरत हाल देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम देख लें, हर बंदा अपनी लड़ाई लड़ रहा है और अपने आप को बचा रहे हैं। अवाम का तो कोई बंदा सोच ही नहीं रहा। मैं तो सर यही कहूँगा कि अवाम में ना अंदर ही अंदर एक चीज़ पक रही है। हुक्मरानों को चाहिए कि वो चीज़ उसको बाहर आने ना दें। वो एक जो अगर वो बाहर आ गई तो वो बड़ा, ये जो लोग अपनी बंदरबांट में लगे हुए हैं, इनको लग पता जाएगा कि अवाम अभी तक चुप करके सो रही है। अवाम जो सो रही है ना, ये बचे इस चीज़ से, जो हालात हुए हैं बहुत मुश्किल है। मेरी 70 साल उम्र है तो मैं इन्होंने अगे हथ जोड़ना कि मुल्क की जान छड़ दें। यह मशवरा है मेरा इन्होंने सियासतदानों को, सारिਆਂ ਨੂੰ। मेरी 70 साल उम्र है, पाकिस्तान में बंदियां वेखे। हमारे हुक्मरानों को कम से कम बैरूनी कर्ज़ों पे इंसार करना चाहिए और अपनी मईशत को इस काबिल बनाना चाहिए कि हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कौम की हैसियत से ज़िंदगी गुजार सकें और अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्कों की लिस्ट में शामिल कर सकें। जी जनाब, तो आपकी ये कहीं अनकही ना हो जाए, इससे पहले ही ले लेते हैं एक ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। बैठक क्या होती है? एक देसी किस्म का लाउंज कह लें आप, जहां बैठकर लोग बेतकल्लुफ तरीके से एक दूसरे से बातचीत करते हैं और गप्पे लगाते हैं।
कुछ अरसा पहले तक तो बैठक मेहमानों को बिठाने के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन जब से बैठक की जगह लाउंज और ड्राइंग रूम ने ले ली है, बैठक का तस्वर भी तब्दील हो गया है। और अब बैठक का तस्वर जरा इंटेलेक्चुअल किस्म का हो गया है। वो ऐसे कि अब सिर्फ अदबी बैठक का ही सुनने में आता है या फिर फनून लतीफा के हवाले से। और ऐसी ही एक बैठक में बैठे हैं नदीम अंजुम। तो चलो देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। शहर लाहौर की पहचान इसके दरवाजे और इन दरवाजों के पीछे परवान चढ़ने वाली सकाफती रवायात हैं। तंगो तारीख गलियों और बरसों से एक दूसरे से जुड़े घरों में बसने वालों के दिल भी इसी तरह जुड़े हैं। अंदरूने लाहौर के कदीमी और मखसूस आहंग को देखते हुए 2003 में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के ज़ेरे तमाम लोहारी दरवाजे की एक कदीमी हवेली में सेंटर फॉर कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन स्टडीज कायम किया गया, जिसका मकसद अंदरूने लाहौर की इन पुरानी इमारतों को मखदूश होने से बचाना और इन्हें इनकी असल शक्ल में लाना था। मैं NCA के इस अदारे में बच्चों को ख़त सुल्स की तालीम देता हूँ और ये जो अदारा हमने ये बनाया कायम किया है NCA वालों ने, ये बिलखुसूस अंदरून शहर के लोगों के लिए बनाया गया है ताकि इन लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस हो कि खुशखती क्या चीज़ है और ख़ताती हम किसे कहते हैं। कूचा शिराजी की इस हवेली को सकाफती बैठक के नाम से मौसूम किया गया। सकाफती बैठक में अंदरूने लाहौर की दीगर सकाफती सरगर्मियों के अलावा यहाँ के उन तालिब इल्मों को खताती और नक्काशी की तरबियत दी जाती है जो रहनवर्दे शौक तो हैं लेकिन आर्ट के बड़े इदारों तक रसाई नहीं रखते। हमने ये बिल्डिंग खरीदी थी NCA ने इसलिए कि इसको कंजर्व किया जाए और लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए, लोगों में इंटरेस्ट पैदा किया जाए कि वो अपनी पुरानी बिल्डिंग्स को डिमोलिश करने की बजाय उसको कंजर्व करें ताकि हमारा जो कल्चर है उसको किसी तरह से बचाया जा सके आने वाली नस्लों के लिए, लोगों में इंटरेस्ट पैदा उनको देखने के लिए। तो 2003 में NCA ने ये बिल्डिंग परचेज़ करी जो कि 1860 की बिल्डिंग है। अंदरूने लाहौर के इन्हीं नौ आमोज खत्तातों के फनपारों की नुमाइश सकाफती बैठक में हुई। खते सल्स में जेरे नुमाइश इन 45 फनपारों से महारत और तरबियत अय्यां है। मैंने इस इंस्टीट्यूट में एज ए हॉबी दाखिला लिया था, लेकिन जब मैंने इसको किया तो इसमें मेरी हॉबीज़ और इंक्रीज़ हो गई क्योंकि इतना बारीक ऐसा वर्क है, ये आर्ट वर्क है कि मेरा ख्याल है कि कैजुअल रूटीन में हमें नहीं मिल सकता। मुझे फ्री हैंड का शौक़ है जो मैं कर रहा हूँ, फ्री हैंड ड्राइंग का। खताती मैंने देखने आया था, इसका शौक़ अब मुझे पैदा हो गया। ये बहुत अच्छा काम है। अंदरूने लाहौर के तालिबे इल्मों के अलावा दीगर इलाकों के नौजवान भी सकाफती बैठक का रुख करते हैं। यहाँ पे जो कोर्स करवाते हैं तो ये हमने वर्ल्ड सिटी के लोगों के लिए ख़ास तौर पे NCA ने किया था, लो इनकम कम्युनिटी के लिए, कि जो बच्चे बच्चियाँ मैट्रिक के बाद घरों में बैठ जाते हैं या उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं, फीस नहीं है, तो वो NCA की बजाय यहाँ पे हम उनके पास आ गए हैं कि वो यहाँ पे आके ये हुनर हमसे सीख सकें। तहफ़्फ़ुज़ वर्सा सेंटर अगर लाहौर के दरवाज़ों के अंदर मौजूद सकाफती वर्से के तहफ़्फ़ुज़ में कामयाब हो गया तो मुस्तकबिल के मौरिख को लाहौर की असल जिंदगी से आगाही में दुश्वारी नहीं होगी। ख्वाजा परवेज पाकिस्तान के मारूफ नगमा निगार थे। किसे दे यार ना बिछड़े, तेरी महफिल से ये दीवाना चला जाएगा, इस समेत बेशुमार मशहूर नगमात हैं जिनके खालिक मकबूल और मारूफ नगमा निगार ख्वाजा परवेज हैं। उनका पूरा नाम ख्वाजा परवेज अशरफ था।
वो 1931 में अमृतसर में पैदा हुए और हिंदुस्तान से हिजरत करने के बाद गवाल मंडी लाहौर में रहने लगे। उन्होंने 1000 से ज्यादा फिल्मों के गाने लिखे, जिनमें से बेशतर बेहद मकबूल हुए। उनके लिखे हुए मशहूर गानों में जब कोई प्यार से बुलाएगा, किसे दा यार ना विछड़े, तुम ही हो महबूब मेरे, माही आवेगा और दीगर बेशुमार पंजाबी और उर्दू गाने शामिल हैं। ख्वाजा परवेज के लिखे हुए नगमात से उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, गुलाम अली, मसूद राना और दीगर बेशुमार गुलकारों को शोहरत मिली, जबकि मेहदी हसन ने अपनी आवाज में उनके गीतों को हमेशा के लिए अमर कर दिया। 2 साल कबल उन्हें मिलेनियम अवार्ड भी दिया गया था। ख्वाजा परवेज अब हम में नहीं। चंद रोज पहले शुगर लेवल कम होने की वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जो कि जानलेवा साबित हुआ। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया में ख्वाजा परवेज का खास इंटरव्यू भी दिखाया गया था, जो उनकी वफात से 2 रोज कबल लिया गया था। मरहूम ख्वाजा परवेज ने मुताद्दिद फिल्मों में अदाकारी भी की। ख्वाजा साहब बहुत अच्छे स्टोरी राइटर भी थे। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों की कहानियां भी लिखी। उन्हें उर्दू और पंजाबी दोनों जबानों पर भरपूर अबूर हासिल था और उन्होंने दोनों जबानों में लातादाद गीत और नगमे तख्लीक किए। ख्वाजा परवेज न सिर्फ फिल्मी बल्कि सियासी और अदबी हलकों की भी मकबूल और महफिल साज शख्सियत थे। वो मलका तरन्नुम नूर जहां से बहुत उन्स रखते थे। खुद मलका तरन्नुम भी उनको बहुत अजीज रखती थी। इसलिए ख्वाजा साहब के लिखे और मलका तरन्नुम के गाए हुए बेशुमार गीत सुपरहिट हुए। खुदा ख्वाजा परवेज को अपने जवारे रहमत में जगह दे। जनाब, ये था आज का प्रोग्राम। आपको कैसा लगा? आई एम श्योर बहुत अच्छा लगा होगा। हम फीडबैक का इंतजार करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे नई बातों के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।